हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 26 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है। होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, होयसला मंदिर ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। होयसला मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक है और विश्व विरासत सूची के लिए भारत की ओर से कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा कर्नाटक राज्य के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए, कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश ने इन मंदिरों का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में कराया था। किस राजवंश ने? होयसल राजवंश ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था 12वीं-13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंक है 180। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 180। देखिए, इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देशों ने भाग लिया था, यानी कि कुल 180 देशों की इसमें रैंकिंग की गई और इन 180 देशों में से टॉप पर कौन सा देश है? डेनमार्क इसमें टॉपर है। पूछा जा सकता है कि बताइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आपको पता रहना चाहिए, डेनमार्क इसमें शीर्ष पर है। जबकि लास्ट यानी बॉटम की बात करें तो लास्ट यानी बॉटम पर कौन सा देश है? भारत देश है। पिछले साल भारत की रैंकिंग इसमें 177वीं रैंकिंग थी पिछले साल, यानी 2021 में। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 5 कंट्रीज़ की हम बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज़ में आपका डेनमार्क इसमें सबसे पहले डेनमार्क का नंबर है। उसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम, फिर आपका फिनलैंड, फिर है आपका माल्टा और 5वें नंबर पर है स्वीडन। तो टॉप 5 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी
की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देहरादून जू, इसके पुराने नाम की बात करें तो देहरादून जू का पुराना नाम क्या था? मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क देहरादून जू का पुराना नाम था और यह उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देखिए देहरादून जू जो है इसको मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है और देहरादून जू को वर्ष 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राष्ट्रपति कुनिंद समकालीन थे। तो देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? वो कुनिंद थी। तो देखिए कुनिंद जो है वो किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यों के। कुनिंद जो थे ये मौर्यों के समकालीन थे। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे। और कालसी लेख के अनुसार पूछा जा सकता है किस लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद मौर्यों के अधीन थे? किस लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद मौर्यों के अधीन थे? तो आपसे पूछा जा सकता तो किस लेख के अनुसार? कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद जो थे ये किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। और कुनिंद शासन की जो जानकारी है इसका एकमात्र स्रोत कुनिंद मुद्राएं हैं। और कुनिंद वंश की जो शक्तिशाली शासक की बात करें, कुनिंद वंश का शक्तिशाली जो शासक था ये कौन था? अमोघ भूति। ध्यान रखिएगा अमोघ भूति इस वंश का शक्तिशाली शासक था। और कुनिंद मुद्राएं ये कहाँ से मिली हैं? कुनिंद मुद्राएं मिली हैं उत्तर काशी जिले के देवढुंगा, उत्तरकाशी जिले के देवढुंगा व आपके टिहरी जिले के अठूड़ जो गांव है यहाँ से मिली है कुनिंद मुद्राएं। उत्तरकाशी के देवढुंगा और टिहरी के अठूड़ गांव से कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चलिए अगला है आपका, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? तो देखिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब कर दिया गया? वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क इसके गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया? वर्ष 1936 ईस्वी में इसका गठन हुआ। और इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क यानी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और वर्ष 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। इसके क्षेत्रफल की बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो इसका क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है। और यह 2 जनपदों में, ध्यान दीजिएगा 2 जनपद कौन कौन से हैं? एक तो है आपका नैनीताल जनपद, दूसरा है पौड़ी। तो ये नैनीताल व पौड़ी 2 जनपदों में फैला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। देखिए ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये आपके पूर्वी उड़ीसा के पवित्र पुरी शहर में, उड़ीसा राज्य के ये किस शहर में? पुरी शहर के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा, ध्यान दीजिएगा राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी यानी 1238 से 1264 ईस्वी के बीच इस मंदिर का आपका कोणार्क जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण कराया गया 13वीं शताब्दी यानी 1238 ईस्वी से लेकर 1264 ईस्वी के बीच। और यह जो आपका मंदिर है यह गंग वंश के वैभव स्थापत्य
मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह किस वंश के? गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है। पूछा जा सकता है किस वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता को ये मंदिर प्रतिनिधित्व करता है या प्रदर्शित करता है, तो आपको पता रहना चाहिए गंग वंश। और देखिए इसे वर्ष 1984 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। एक विशाल रथ के आकार में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, को जरूर ध्यान में रखिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे कौन सा मंदिर? कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। देखिए 10 रुपये का जो नोट है ना, जो नया वाला नोट है, उसमें आप देखिएगा इसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर। जो आपके पुराने नोट हैं उनमें तो आपको नहीं मिलेगा, उसमें नहीं दर्शाया गया है। लेकिन जो नए नोट, अब की बार जो नए नोट आपके 2017, 18, 19 के जो नोट हैं उनमें आप देखिएगा तो उनके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? देखिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच, और ये किस वर्ष आया? ये आया आपके 1854 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, किस शिक्षा का? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए वर्ष 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था। कब लिखा था? वर्ष 1854 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा इन्होंने, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए और उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, ऐसा इस पत्र में लिखा गया था। और इस पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। तो इस पत्र को, जो वुड डिस्पैच पत्र था, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उनके इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1855 ईस्वी में की गई थी। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? इस पत्र के अकॉर्डिंग वर्ष 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके इसमें इकोनॉमी के भी क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपके हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं। तो मुद्रा एवं वित्त पर जो वार्षिक रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट का विषय क्या था? इस रिपोर्ट का विषय था रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। इसका विषय था वर्ष 2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ये जारी किया गया था मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट। तो इसका विषय आप ध्यान रखिए, जो कि कोविड के पश्चात टिकाऊ और बहाली यानी रिकवरी को पोषित करने और मध्यम अवधि में प्रवृत्ति संवृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। और रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और 1 अप्रैल
1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूछा जा सकता है कि बताइए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, या आपसे इस तरीके से भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट है तो उसका विषय क्या था वर्ष 2021-22 के लिए। तो इस तरीके से घुमा फिराकर आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं और याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा व ताप्ती नदियों किसके द्वारा घिरे हैं, किस पर्वत के द्वारा नर्मदा व ताप्ती नदियों के द्वारा घिरे हैं, तो कौन से पर्वत ऐसे हैं जो घिरे हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सतपुड़ा पश्चिम में पश्चिम में ये राजपीपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। कहाँ तक, छोटा नागपुर पठार तक ये विस्तृत है। पश्चिम में राजपीपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर पठार तक ये विस्तृत है। और महादेव, ध्यान दीजिएगा, महादेव और मैकाल पहाड़ियां भी इस पर्वतमाला का हिस्सा है। कौन कौन से, महादेव और मैकाल जो पहाड़ियां हैं वो इस पर्वतमाला का हिस्सा हैं। और देखिए 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़ चोटी। ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ जो चोटी है इसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर। तो धूपगढ़ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। और देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये दोनों ही नदियाँ आपके पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ हैं, यानी कि पश्चिम की ओर ये बहती हैं तथा ये नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टाओं का ये निर्माण करने वाली नदी नहीं है। नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो यह नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। और नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के भेड़ा घाट में धुआंधार नामक झरने का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। और इसकी मुख्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी, हिरन, इसके अलावा बुरनेर, बेसर, शक्कर, तवा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जबकि ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्लाताई नगर के पास से होता है। बैतूल जिले के मुल्लाताई नगर के पास से इसका उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो देखिए बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये स्थित है किस राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। कब इसको स्थापित टाइगर रिजर्व के रूप में कब स्थापित किया गया, वर्ष 1974 ईस्वी में। बांदीपुर अपनी वन्य जीवन के लिए फेमस है। बांदीपुर जो आपका टाइगर रिजर्व है या अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी है ये, तो ये अपने वन्य जीवन के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर कई प्रकार के बायोम हैं, कई प्रकार के यहाँ पर बायोम है, लेकिन इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। देखिए बायोम की बात कर लेते हैं कि बायोम क्या है। कई प्रकार के यहाँ पर बायोम है, मैंने बताया। तो बायोम क्या है, तो देखिए बायोम जो है ये धरती या समुद्र
के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों की समानता हो। वहाँ पर जो आपके जीव पाए जाते हैं या मौसम होता है वहाँ पर, तो उन सभी में समानता हो। किसी बायोम में एक ही जो ताप है, एक ही तरह का वहाँ पर पारितंत्र होता है, वहाँ पर ताप भी, मौसम भी और जीव भी सब एक ही तरीके का होता है। तो एक ही तरीके का वहाँ पे पारितंत्र होता है। कुल मिला के ये समझिए कि एक ही तरीके का वहाँ पर पारितंत्र होता है, जिसमें पौधे एक ही प्रकार की परिस्थिति में पनपने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या? बायोम। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। एक ही शब्द पूछ लिया जाएगा, बताइए कि बायोम क्या है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना जो है इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में इसका शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 4 धाम जो आपका विकास योजना है, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, तो आपका 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना को। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। और 4 धाम योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई थी। और इस योजना के तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक इनको चौड़ा करना है। और 4 धाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का इसमें विकास करना है। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है, जय भारत जय उत्तराखंड व अर्धग्रामेश्वर नाटकों के रचयिता कौन है? तो देखिए, एक नाटक है आपका जय भारत जय उत्तराखंड, दूसरा है अर्धग्रामेश्वर। तो इन नाटकों की रचना किसने की है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र धस्माना। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जय भारत जय उत्तराखंड और अर्धग्रामेश्वर नाटकों की रचना किसने की है? राजेंद्र धस्माना ने। देखिए, राजेंद्र धस्माना, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1936 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल जनपद के बगवाली गांव में इनका जन्म हुआ। और ये अत्यंत मुखर, निर्भीक और रूढ़िवादिता विरोधी कवि एवं संपादक हैं। और ये द इलेक्ट्रिक वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रथम संपादक भी थे। ये ध्यान रखेंगे। आपके जो राजेंद्र धस्माना थे, ये द इलेक्ट्रिक, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, देखिए, द कलेक्टेड है, ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रथम जो संपादक थे वो कौन थे? राजेंद्र धस्माना थे। और दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के संपादक भी ये रह चुके हैं। इनकी मुख्य कविता की बात करें तो इनका मुख्य कविता जो संग्रह है ये कौन सा है? परवलय इनका मुख्य कविता संग्रह है। इन्होंने गढ़वाली में जंकजोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड तथा भड़ भंडारी माधो सिंह आदि नाटकों का लेखन किया है। तो देखिए, गढ़वाली भाषा में किया है इन सभी नाटकों का जो लेखन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, इसके अलावा जंकजोड़, भड़ भंडारी माधो सिंह भी इम्पॉर्टेंट है इनकी रचना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध नाटक है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? देखिए, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भागीरथी नदी जो है ये उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गौमुख की जो बनावट है ये राजस्थान के आबू पर्वत
के गौमुख जैसी है। और सर्वप्रथम भागीरथी में कौन सी गंगा आकर मिलती है? रुद्र गंगा। रुद्र गंगा गंगोत्री के पास मिलती है भागीरथी नदी से। और गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाश गंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी? गौमुख से गंगोत्री के बीच कौन सी नदी मिलती है इसमें? आकाश गंगा। आकाश गंगा नदी मिलती है। उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़ मिलती है। उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़ मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद ये किस नाम से आगे बढ़ती है? गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग से भागीरथी नदी। यहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। गौमुख से देवप्रयाग तक की जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है, ये आपको मैंने बता दिया। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी? 96 किलोमीटर देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए नचिकेता ताल की बात करें तो ये स्थित है आपके किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नचिकेता ताल है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में, ध्यान रखिएगा चौरंगी खाल में ये स्थित है। और इस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है। संत उदलक जो थे ना, इनके पुत्र के नाम पर, संत उदलक के पुत्र का नाम नचिकेता था, तो इनके नाम पर ही इस ताल का नाम पड़ा है। और यह ताल उत्तरकाशी शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। और इसके किनारे एक छोटा सा मंदिर भी है। और यहाँ रात्रि विश्राम हेतु चौरंगी खाल में लोक निर्माण विभाग का एक विश्राम गृह भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेशन पसंद आ रहा है आपको लाइक कर लेना है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है इस सीरीज़ की, उन लोगों तक इस सीरीज़ को आपको पहुंचाना है, उन लोगों को ये सीरीज़ मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी तक आपको 26 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल 2022 करके, तो वहाँ पर आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं उन सभी पार्ट्स को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नए हैं। और जो व्यूअर हमारे डेली फॉलो कर रहे हैं वो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में उसका आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप सभी लोग इन पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देखिए हर की दून घाटी में कौन सी नदी बहती है ये बताना है। हर की दून जो घाटी है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपिन नदी। सुपिन नदी यहाँ पर बहती है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हर की दून ये एक पर्यटक स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? रवाई क्षेत्र में ये स्थित है। पर्यटक स्थल हर की दून रवाई क्षेत्र में। हर की दून फतेह पर्वत की गोद पर बसा है। फतेह पर्वत के पास ये बसा है, फतेह पर्वत के नीचे बसा है, इसलिए इसको फतेह पर्वत के गोद में बसा है बोला जाता है। और इस घाटी में कौन सी नदी बहती है? सुपिन नदी बहती है। और इस क्षेत्र के इष्ट देवता की बात करें तो देखिए समसु जो हैं इस क्षेत्र के इष्ट देवता हैं। समसु देवता की पूजा किस रूप में होती है? दुर्योधन के रूप में इनकी पूजा होती है समसु देवता की। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास से।
ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फ्लड जो है ये आपके किसके विकास से, डेयरी के विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भारत की एक योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके और इसे श्वेत क्रांति, ध्यान दीजिएगा, इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन फ्लड की, इसको भी ध्यान रखेंगे। डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग, इसके अलावा दुग्ध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है और यह पशुपालन से जुड़ा हुआ है। एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है ये दूध से संबंधित, ये ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत दुग्ध जो उत्पाद हैं उसकी प्रोसेसिंग और रिटेल सेल के लिए किए जाने वाले कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? देखिए दक्षिण भारत की जो गंगा है ये कौन सी नदी कहलाती है? ये आपकी कहलाती है गोदावरी नदी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको वृद्ध गंगा या इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ध्यान में रखिए। मंजरा, इसके अलावा वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, इसके अलावा शबरी, वेनगंगा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके उद्गम की बात करें कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र राज्य के नासिक के त्र्यंबक, नासिक के पास त्र्यंबक है तो त्र्यंबक से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है और यह नदी डेल्टा का निर्माण भी करती है। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी डेल्टा का भी निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन पसंद आ रहा है आपको लाइक कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन डेली ही प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे इस सीरीज़ को, तो आगे भी ऐसे ही आप बने रहें इस सीरीज़ के साथ, स्टडी विद एम के साथ। तो आपको कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट होती है वो भी स्टडी विद एम पे ही प्रोवाइड करा दी जाती है जल्दी से जल्दी। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन कोई आता है वो प्रोवाइड कराया दिया जाता है, साथ ही साथ आपको क्लासेस भी यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला है आपका, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंजियाली का जो सूर्य मंदिर है ये किस नदी के तट पर? कमल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जिले में? उत्तर काशी जिले में ये कमल नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर किस शैली का बना हुआ है? शैली जरूर ध्यान रखेंगे, पुष्पक शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में बांक किसे कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड राज्य में बांक की बात करें तो यहाँ पर बांक किसको कहा जाता है? ग्लेशियरों को बांक कहा जाता है उत्तराखंड में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए महाहिमालय के महाहिमाच्छादित भागों में एक विशेष ऊंचाई के नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनमें खिसकने, गलने आदि की क्रिया होती है उन्हें ग्लेशियर, हिमनद या उनको बमक कहते हैं। तो बांक भी इन्हीं को ही कहा जाता है। और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर किस जिले में? उत्तर काशी जिले में स्थित है और यह 30 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है गंगोत्री ग्लेशियर। और इस हिमनद से, इस ग्लेशियर से इस ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? भागीरथी नदी का, भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर के। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? देखिए तुम्हारे लिए नाम का ये एक उपन्यास है तो इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है।
जल्दी से जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए ये जो तुम्हारे लिए उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? हिमांशु जोशी है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं हिमांशु जोशी। तो इनकी उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी किया और पत्रकारिता के लिए इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन में इतना ही है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।